हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं उनमें हम लोगों को कौन कौन सी हाइलाइट्स देखने को मिली। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो आज हम लोगों को न्यूज़ में, इवन पहले भी हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा था कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि वैसे तो यूक्रेन में था, लेकिन स्पेसिफिक समय में उसके ऊपर जो नियंत्रण है वो रशिया का है। तो इस स्पेसिफिक न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम है ज़पोरिज़िया। तो ज़पोरिज़िया के अंदर जो है वो बेसिकली अटैक हुआ है फिर से। और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो रशिया कह रहा है कि यूक्रेन दोषी है एंड वाइसा वर्सा, क्लियर। और देखिए, जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, क्योंकि वॉर चल रहा है दो देशों के बीच में, तो वहाँ पे IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। IAEA ने अभी तक नहीं बताया है रीज़न क्या है, हालांकि उसने कंफर्म ज़रूर किया है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 57,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है, और जितनी भी टोटल यूक्रेन की जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, वो उसमें से ऑलमोस्ट हाफ डिमांड जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी ही फुलफिल करता है, और उसमें जो न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़पोरिज़िया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे जो न्यूज़ है ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से है कि जो ज़पोरिज़िया है वो कहाँ पे है। IAEA के बारे में पता होना चाहिए, 1957 में इसकी फॉर्मेशन हुई, इसका जो हेडक्वार्टर है वो किस जगह के ऊपर है, क्लियर। और उसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती हैं कि जैसे आप लोगों ने शायद सुना होगा 2011 में जब जापान के अंदर जो है वो अर्थक्वेक आया था और उसके साथ साथ सुनामी भी आई थी। तो वहाँ पे जब वो फुकुशिमा डिजास्टर हुआ तो उसका जो मेन कारण था वो क्या था कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसने अपने आप को जो वो शट कर दिया था, क्लियर। और उसको जो है वो कूल करने के लिए जो पावर की आवश्यकता होती थी वो उस पर पानी घुस गया था, जिसके कारण जब हम लोगों को वहाँ पे जो न्यूक्लियर मटेरियल है या न्यूक्लियर एनर्जी है वो बाहर निकलती हुई देखने को मिली, और जिसको हम लोग जो वो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के नाम से भी जानते हैं। तो उस तरह के डिजास्टर जो है वो फिर से ना हो, क्लियर। इसको रोका जा सकता है, जो जापान के अंदर हुआ उसको नहीं रोका जा सकता था, वो काफी हद तक नेचुरल था, लेकिन इसको क्योंकि रोका जा सकता है तो उसी के ऊपर जो वो पूरे का पूरा न्यूज केंद्रित है। लेकिन आप लोगों के लिए जो ज्यादा रेलेवेंट रहेगा वो इसका कितना टोटल कैपेसिटी है, क्लियर। और उसके साथ साथ जो है उसके साथ साथ जो है वो कहाँ पे ये स्पेसिफिक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो सिचुएटेड है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज के ऊपर मूव करते हैं। आज की जो दूसरी न्यूज है वो हमारे लिए क्या है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि देखिए, नेक्स्ट न्यूज जो है वो बेसिकली यूएसए और चाइना के बीच में स्पेसिफिक टाइम पे हम लोगों को इनके जो ट्रेड रिलेशंस है वो थोड़े से डिस्टॉर्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यूएसए के अंदर स्पेसिफिक टाइम पे इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है, इस साल के अंत में जो यूएसए के अंदर इलेक्शंस है, तो यही कारण है जो भी कैंडिडेट्स यूएसए के अंदर खड़ा हो रहा है वो कहीं ना कहीं चाइना को कंटेन करने की कोशिश के लिए के जो स्पीचेस या भाषण है वो हम लोगों को वहां पे देखने को मिल रहे हैं। और हमेशा से ही यूएसए के जब भी इलेक्शन रहते हैं, पहले रशिया और आजकल जो चाइना है वो इन इलेक्शंस में है, जो वो काफ़ी उससे रिलेटेड न्यूज़, उससे रिलेटेड जानकारी या उससे रिलेटेड जो रिलेशंस है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्री जो हम लोगों को होती हुई देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ये जो स्पेसिफिक न्यूज़ है ये है रिलेटेड जो चाइना से ग्रीन एनर्जी के जितने भी जो एलिमेंट्स जो चाइना के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, स्पेसिफिकली चाइना के द्वारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसमें एक चांस ये है कि जो यूएसए के अंदर स्पेसिफिक टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इंडस्ट्री वो फ्लरिश कर रही है, उसको चाइना की जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं काउंटर कर सकती है, कहीं ना कहीं नेगेट कर सकती है, क्लियर। तो उसी के ऊपर जो है वो पूरे का पूरा न्यूज़ आधारित है कि क्यों चाइना और यूएसए के बीच में स्पेसिफिकली जो ई व्हीकल्स हैं उनके ऊपर हम लोगों को थोड़ा सा इशू जो है वो देखने को मिल रहा है। और स्पेसिफिकली जो है वो यहाँ पे पूरे का पूरा ये जानकारी भी दी गई है कि किस तरह से जो है वो जितनी चाइना के द्वारा टोटल गाड़ियां जो वो प्रोड्यूस की जा रही हैं, जितनी उनकी टोटल डोमेस्टिक डिमांड है उससे 10 मिलियन ज़्यादा कार्स जो है वो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कार्स जो हैं उनको एक्सपोर्ट करने का है। यूएसए जो है वो उनको अपने अंदर नहीं आने देना चाह रहा है। ट्रंप के द्वारा ये कहा गया है कि शायद मैक्सिको के जरिए जो है वो बाईपास करके चाइना की जो गाड़ियां हैं वो यूएसए तक पहुंच सकती है। तो यही कारण है स्पेसिफिक टाइम पे कल भी हम लोगों ने एक न्यूज़ देखी थी जहाँ पे जो चाइना के सुप्रीम लीडर है जी जिनपिंग, उनके द्वारा जो है वो जो इस टाइम पे यूएसए के द्वारा ये कदम अख्तियार किए जा रहे हैं उनको जो वो क्रिटिसाइज किया गया, क्लियर। तो आप लोग जो वो बेसिकली इस सारे की सारी न्यूज़ के जरिए जो है जो स्पेसिफिक समय में
ई व्हीकल्स की बात करें इन जनरल यूएसए और चाइना के रिलेशन जो अब हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें यूएसए के द्वारा एक्यूज़ किया जा रहा है कि चाइना के द्वारा जो है वो अपनी कारों को या अपनी जो गाड़ियां हैं या कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो सस्ते दामों पे दूसरी जगहों के ऊपर जाके जो है वो अपनी कार्स जो है उनको बेच सकें। क्लियर? तो ये वाली स्पेसिफिक न्यूज़ जो है वो यूएसए और चाइना जहाँ पे इस स्पेसिफिक टाइम पे जो ई व्हीकल्स हैं उनके बीच का जो एक इशू है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये बेसिकली रिलेटेड है हेल्थ से रिलेटेड, स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स डाइट एंड डायबिटीज़। तो बेसिकली जो है ये थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसको जो है वो बेसिकली कि इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है। क्लियर? तो देखिए जब हम लोग ग्लाइसेमिक एसिड इंडेक्स की बात करते हैं तो इसके ज़रिए बेसिकली देखा जाता है कि कौन सा फूड है वो आपका जो शुगर लेवल है उसको इंक्रीज़ कर सकता है। तो यहाँ पे जो लो जीआई फूड्स हैं जिसमें फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, लेंटिल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ब्राउन राइस है, और हाई जीआई फूड्स हैं जिसमें शुगर है, स्वीटन ड्रिंक्स हैं, पॉलिश्ड राइस हैं, पोटैटोज़ हैं, और उसके साथ साथ जो वो वाइट ब्रेड है। तो बेसिकली जब हम लोग डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डायबिटीज़ को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, टाइप 1 और टाइप 2। तो ये जहाँ पे ग्लाइमेमिक इंडेक्स जिन जिन फूड्स के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो बेसिकली ब्लड शुगर जो है वो उसको, या शुगर जो है वो ब्लड के अंदर कॉज कर रहे हैं। क्लियर? स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे, टाइप 1 जो है वो इन जनरल हेरिडिटरी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसके बारे में जो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, इसके बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए अगली न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से वाली न्यूज़ द ट्रिब्यून के अंदर पब्लिश हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये बेसिकली ज़्यादा रेलेवेंट तो नहीं है। बेसिकली एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के ऊपर जब आप लोग इसको जो है वो पढ़ सकते हो, ये बेसिकली है हीट अफेक्ट्स इंडियाज एम टू मूव फ्रॉम कोल टू रिन्यूएबल्स। क्लियर? तो जैसे इंडिया जो वो 2030 तक हम लोगों ने स्पेसिफिक टाइम पे जो वो टारगेट रखा हुआ है कि हम लोग जो है वो 2030 तक आते आते 2030 तक आते आते जो टोटल हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसमें जो है वो 2030 तक आते आते हम लोग अप्रोक्सीमेटली जो 5000 गीगावाट है, क्लियर, उतनी इलेक्ट्रिसिटी जो वो रिन्यूएबल एनर्जी से जो वो प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या प्रॉब्लम जो है उनका सामना करना पड़ सकता है, और किस तरह से जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है जो पावर कंजम्पशन है उसमें भी हम लोगों को इजाफा देखने को मिलेगा, और वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो वो शिफ्ट होना थोड़ा सा हम लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से प्रोड्यूस होती है, जैसे हम लोग थर्मल यानी कि कोल से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी की बात करें, उसके बाद जो वो हाइडल एनर्जी की बात करें, या फिर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज यानी कि पीएचएस की बात करें, उसका जिक्र जो वो यहाँ पे किया गया है। तो एनर्जी रिसोर्सेज जीएस3 परस्पेक्टिव से जो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है, उस तहत जो है वो आप इस स्पेसिफिक आर्टिकल को रीड कर सकते हो, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये भी आजकल एआई के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी जो रेगुलेशंस है, जैसे यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो रेगुलेशंस लगाई गई थी उनका जिक्र कुछ समय पहले न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में किया गया था। तो उसी तहत जो है वो ये स्पेसिफिक न्यूज़ है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कर्व करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा, अलग अलग कंट्रीज़ का मतलब है जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, क्लियर, उसके साथ साथ जो है वो यूके है, चाइना है, क्लियर, उनके द्वारा कौन कौन सी जो रेगुलेशंस हैं वो बनाई गई हैं, क्लियर, किस किस तरह के जो अप्रोचेज हैं वो अख्तियार की गई हैं। तो देखिए मोटी मोटी सी बात है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगी वहाँ पे आप लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की ज़्यादा बात होगी, और जो टोटलिटेरियन रिजीम होंगे जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में हमें देखने को मिलता है, तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्लियर, और उसके साथ साथ उनका जो कंट्रोल, उनका जो नियंत्रण है लोगों के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें देखने को मिले। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एआई के लिए अलग अलग जो, जैसे यूरोपियन यूनियन के द्वारा क्या अप्रोच जो अख्तियार की गई है, जहाँ पे उन्होंने 4 कैटेगरीज में जो एआई का यूज़ है उसको डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले है अनएक्सेप्टेबल है, दूसरा हाई, लिमिटेड और मिनिमल रिस्क, और उसके हिसाब से यानी कि 4 कैटेगरीज में एआई के उसको विभाजित किया और उसके हिसाब से जो वो गाइडलाइंस को जारी किया गया। चाइना की अगर हम लोग बात करेंगे तो चाइना का जो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है कि उनके जो सोशल और इकोनॉमिक गोल्स हैं वो कहीं ना कहीं जो वो एआई के कारण जो वो हैम्पर ना हो, क्लियर। तो उसके साथ साथ जो वो इंडिया की पोजीशन का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है कि किस तरह से जो है वो इंडिया के द्वारा जो है वो जो एआई टेक्नोलॉजी है उसको रेगुलेट करना चाहिए, क्लियर, और कैसे सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्लियर, उसमें उसके साथ जब इंडिया को अपनी पोजीशन जो वो सिंक्रोनाइज करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा आप लोगों को यहाँ पे जब हम लोग एआई की बात करेंगे तो अलग अलग कंट्रीज के द्वारा जो है वो या एआई को रेगुलेट करने के लिए जो वो किस किस तरह के कदम उठाए गए हैं, तो स्पेसिफिक आर्टिकल में आप लोग देख सकते हो। तो इन जनरल टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड रेलेवेंट है, और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी एक बार
पढ़ा था कि ये हम लोगों को जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे अगर हम लोग एआई की बात करेंगे तो स्पेसिफिकली ऐसे में जो है वो चांसेस हैं कि एआई के ऊपर जो है वो आने वाले समय में हम लोगों को कुछ प्रश्न जो है वो देखने को मिले। नेक्स्ट है टू अनमास्क डीप फेक्स अमिड पोल्स, यूट्यूब टेल्स क्रिएटर टू मार्क एआई कंटेंट। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि डीप फेक जहाँ पे किसी और का चेहरा किसी और के चेहरे के ऊपर लगा दिया जाता है और ऐसा लगता है कि वही चेहरा जो है वो बोल रहा है, तो उसको उसके लिए जो है वो जो भी कंटेंट अब डेवलप होगा तो वहाँ पे जो क्रिएटर्स हैं उनको कहा गया है कि वो बताएंगे वहाँ पे कि ये जो है वो बेसिकली एआई के द्वारा जो वो जनरेट किया गया है, एआई के द्वारा जो वो प्रोड्यूस किया गया है, ताकि इस स्पेसिफिक समय में जहाँ पे इलेक्शन का दौर जो वो शुरू हो चुका है वहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फायदे के लिए जो वो किसी के नाम या किसी का चेहरा जो है उसको मिसयूज ना किया जाए। तो एक जनरल सी न्यूज़ है, कोई बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी ज़्यादा रेलिवेंट न्यूज़ नहीं है, क्लियर। लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्योंकि डीप फेक जो वो आजकल हम लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बेसिकली जो वो शानन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, कुछ समय पहले आई थिंक लास्ट मंथ जो है वो न्यूज़पेपर में न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जो उहल नदी के ऊपर है मंडी के अंदर जोगिंदरनगर के पास जो है वो ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली पंजाब के पास था क्योंकि 99 ईयर्स की जो लीज थी वो दी गई थी और अभी जाके जो है वो लीज खत्म हो गई है, क्लियर। तो अभी हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो उसको एक्वायर करना चाह रही है। पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा जो वो केस किया गया, नॉर्मली जब भी सेंटर वर्सेस या जब भी स्टेट वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस सेंटर एंड स्टेट, तो यहाँ पे बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट जब उसने सेंटर और स्टेट दोनों के ऊपर जो है वो केस किया हुआ है, जहाँ पे वो चाह रही है कि इसका जो नियंत्रण इसका जो कंट्रोल है वो उसके पास आए। ये प्रावधान जो है वो हम लोगों को आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलता है। तो यही पॉलिटिकल रेफरेंस या यही कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस जो वो बेसिकली इस आर्टिकल में हम लोगों को देखने को मिल रही है, जहाँ पे स्टेट के द्वारा जो है पार्डन जो केस किया गया है, क्योंकि ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 3 महीने का जो समय है वो दिया है कि आप लोग जो है वो अपना रिस्पॉन्स दीजिए, कि आप लोग जो पंजाब के द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई है, जो याचना जो है वो डाली गई है, उसके बारे में जो आपका क्या ख्याल है। तो अब देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसके द्वारा क्या जो है वो रिवर्टल किया जाता है, क्लियर। तो बेसिकली उस टाइम पे मंडी के राजा होते थे जोगिंदर सिंह, उन्होंने जो है वो पंजाब जो सरकार है उसके साथ जो एग्रीमेंट साइन किया था। तो अभी तक पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उसी के नियंत्रण में प्रोजेक्ट हुआ करता था, लेकिन अभी हिमाचल जो है वो चाह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के पास जो ये वाला प्रोजेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला प्रोजेक्ट जो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जो है वो रेलिवेंट है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो ट्रिब्यून के अंदर है, दारचा पदाओं रोड टू बी थ्रोन ओपन टुमारो, क्लियर। तो बेसिकली जो वो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इन पासिस के बारे में, इन रोड्स के बारे में, क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो आप लोग देखिए, जो दारचा शिंकुला शिंकुला जो है वो पास बेसिकली लद्दाख और जो हिमाचल है उसको लिंक करता है, क्लियर। और जो पदुम, ठीक है, इन तीन ये जो है वो आपका लद्दाख के अंदर है, दारचा हिमाचल में है, शिंकुला जो है वो हिमाचल और लद्दाख की जो है वो बाउंड्री के ऊपर। और पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि यहीं से ही हम लोगों को प्रीलिम्स के अंदर जो वो पेपर देखने को, क्वेश्चन देखने को मिला। तो बेसिकली ये स्पेसिफिक पास और ये जो रोड है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए रिलेवेंट है कि कौन कौन सी जगहों के ऊपर है, किस किस को ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, क्लियर। तो प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे जाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। अगली जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से रिलेटेड है, द सिटीजन्स क्लाइमेट राइट, क्लियर। तो अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो एक जजमेंट दी गई है, जहां पे बेसिकली ये कहा गया है कि हर एक नागरिक का अंडर आर्टिकल 21, हर एक आर्टिकल का अंडर आर्टिकल 21 एंड अंडर आर्टिकल 14 ये राइट है, ये अधिकार है, स्पेसिफिकली अंडर आर्टिकल 21 जिसमें हम लोग राइट टू लाइफ की बात करते हैं। और राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स की सहायता से जो उसका स्कोप ब्रॉडन किया है, उसको वाइड किया है। तो उसी से रिलेटेड है कि हर एक इंसान जो है, जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है उससे जो है वो उसके पास बचने का अधिकार है, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट किसी भी एक इंडिविजुअल के ऊपर पड़ेगा तो उसकी जो लाइफ है उसको वो थ्रेटन करेगा, क्लियर। तो यही कारण है आर्टिकल 21 के साथ इसको एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली जो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उसको लिंक किया गया है। हालांकि ये जो पूरे का पूरा केस था ये बेसिकली डिफरेंट तर्ज के ऊपर था, ये केस डाला गया था क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और उसके साथ साथ जो है वो हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसकी कंजर्वेशन के लिए जो वो ये स्पेसिफिक हाँ दो थे, ग्रेट इंडियन बस जीआईबी एंड द लेसर फ्लोरिकन, तो उनकी कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बड़ी पावर लाइन जो वो बिछाई जा रही थी,
तो वहाँ पे केस डाला गया था कि इसके कारण जीआईबी यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर जो है और उसके कारण लेसर फ्लोरिकन जो है इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग जो है वो एक अंडरग्राउंड ऑप्शन जो है वो देख लीजिए कि अंडरग्राउंड जो वो तारों को बिछा के वहाँ से जो बेसिकली ये दो स्पीसीज हैं क्या उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक्नॉलेज किया है कि हर एक जो इंडिविजुअल है आर्टिकल 21 के अंदर जो क्लाइमेट इम्पैक्ट है उसके तहत जो है वो उसके ऊपर या क्लाइमेट इम्पैक्ट जो उसको उसका जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करना जो है इट कम्स अंडर दी आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। बाकी इसके ऊपर जो वो काफ़ी डिटेल्ड एक लेक्चर में आप लोगों के साथ लेके आऊँगा क्योंकि एक नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो आप लोग जब इसको एक बार रीड कर सकते हो। क्लियर। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि राइट टू लिव इन हेल्दी एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। क्लियर। राइट अगेंस्ट है ना पब्लिक हैंडकफिंग। क्लियर। पब्लिक हैंगिंग। राइट टू प्राइवेसी। ये सारे के सारे मल्टीपल जजमेंट्स की सहायता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 का हिस्सा है। तो उसी में जो है वो आप लोग एक और जो पहलू है उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये वाली न्यूज़ जो है उस तरह से हमारे लिए रिलेवेंट रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट है नीड टू फोकस ऑन मार्केट ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट। तो ठीक है, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल रेफरेंस महाराजा रणजीत सिंह के टाइम से दिया गया और उसके साथ साथ जो है जो इंडिया का भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा जो वो पूरा लेबर पार्टिसिपेशन की बात की गई, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यूथ की जो पार्टिसिपेशन है वो कम होती हुई देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने की बात है वो इस आर्टिकल में की गई। तो ये आर्टिकल जो आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी डिटेलिंग में और काफ़ी आसान भाषा में जो इसको समझाया गया है। नेक्स्ट जो है सिटीजनशिप, ये है बेसिकली परवर्स इंटेंट। ये सीएए जो है वो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि किस तरह से जो है वो सीएए के द्वारा जो वो डिस्क्रिमिनेशन की गई। कोई बड़ी नई चीज़ जो है आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो स्पेसिफिक आर्टिकल को जो है वो एक बार पढ़ सकते हो। और लास्ट न्यूज़ जो है ये है सेफ्टी प्रोटोकॉल लैक्स। तो बेसिकली अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ समय पहले की बात है, बीड बिलिंग में एक एक्सपर्ट्स थी, एक एक्सपर्ट पैराग्लाइडर्स थी, उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। क्लियर। और वहीं पे ही बात की गई कि किस तरीके से जो वो पैराग्लाइडिंग करते हुए अभी भी जो प्रॉपर प्रिकॉशंस हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। क्लियर। और जिनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है वो काफ़ी एक्सपर्ट थे और वहीं पे 1 साल से रह रहे थे। क्लियर। तो बेसिकली जो पैराग्लाइडिंग करते हुए जो हमारी एडवेंचरस प्लेसेस हैं वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, एचएस मेंस पर्सपेक्टिव से जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों की इन एग्जाम्पल को जो है वो पिक कर सकते हो। क्लियर। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। बाकी कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।